नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पहले से पता था कि इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने साफ कहा, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहिए। हम चाहते हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो, देखते हैं क्या होता है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी की इजरायली हमले में मौत के बाद कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख जनरल वाहिदी को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जनरल वाहिदी ने हमले के जवाब देने का आदेश जारी कर दिया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायल के हमले में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसमें ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, खतम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर घोलमाली रशीद और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी शामिल हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी ने इजरायल के हमले के बाद इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आज सुबह तड़के इजरायल सरकार ने एक बार फिर अपने खून से सने हुए हाथों से हमारे देश के खिलाफ घिनौना अपराध किया। उन्होंने तेहरान में आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये दिखा दिया है कि उनका असली चेहरा कितना खतरनाक और निर्दयी है। उन्होंने कहा कि मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि इस अपराध के लिए इजरायल को सजा जरूर मिलेगी। हमारी सेनाओं का ताकतवर हाथ इस हमले का जवाब देगा। शहीद हुए हमारे वैज्ञानिकों और कमांडरों की जगह उनके साथी तुरंत अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इजरायल अपने की कीमत चुकाएगा। इजरायली हमले के बाद ईरानी सेना की ओर से कहा गया है कि इजरायल ने हमारी जमीन पर हमला किया। इस हमले में आम लोगों और सैनिकों को निशाना बनाया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कई लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। हमारे सेना के कुछ वरिष्ठ कमांडर भी इस हमले में शहीद हो गए हैं। ईरानी सेना ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि हम अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के आदेश पर इस हमले का कड़ा और ऐसा जवाब देंगे जिससे हमला करने वालों, इसकी योजना बनाने वालों और उनके समर्थकों को जिंदगी भर याद रहेगा। इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में बमों से हमला किया है। इसके अलावा इजरायल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसने न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला किया है। इजरायल ने शुक्रवार सुबह कहा कि उसने ईरान पर हमला किया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। इजरायल के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजरायल दर्जनों परमाणु और सैन्य टारगेट पर हमला कर रहा है। इजरायल ने ईरान पर हमला किया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने इसकी पुष्टि की है। जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए इजरायल में आपातकाल भी लागू कर दिया गया है। आपातकाल की घोषणा करते हुए कात्ज ने कहा कि ईरान पर इजरायल के हमले के बाद हमारी आबादी पर मिसाइल या फिर ड्रोन हमले की आशंका है। ऐसे में आवश्यक क्षेत्रों को छोड़कर शैक्षणिक गतिविधियों, समारोहों और कार्यस्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया है कि कई हमले किए गए हैं। ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य सैन्य ठिकानों के खिलाफ हैं। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी की इजरायली हमले में मौत हो गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने एक खबर दी है। वो उन कुछ शीर्ष अधिकारियों में से हैं जो इजरायल के हमले में मारे गए हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने इजरायली हमले में मारे गए 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों के नाम बताए हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख फिरेदून अब्बासी और तेहरान स्थित इस्लामिक आज़ाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मोहम्मद मेहदी तेहरानची शामिल हैं। 2010 में तेहरान की एक सड़क पर फिरेदून अब्बासी की हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें वो बच गए थे। इजरायल ने कहा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर लक्षित हमले किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के लिए एक जरूरी सलाह यानी एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने कहा कि ईरान की ताजा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग सतर्क रहें, अनावश्यक आवाजाही से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें और स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए गए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि आज रात इजरायल ने ईरान पर एक तरफा कार्रवाई की है। हम इस हमले में शामिल नहीं हैं और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी बलों की सुरक्षा है। इजरायल ने हमें सूचित किया है कि हमला उन्होंने आत्मरक्षा के तहत जरूरी समझा है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं और हम अपने क्षेत्रीय साझेदारों के संपर्क में हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मचारियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इजरायल के ईरान पर किए गए हमले की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हमले की खबर आने के बाद बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट ब्रेंट क्रूड
और निमेक्स लाइट स्वीट में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों को चिंता है कि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष से ईरान से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। कच्चे तेल कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की कीमतों से लेकर कार में ईंधन भरने की लागत सहित हर चीज को प्रभावित करती है। अब व्यापारियों की इस बात पर नजर है कि आने वाले दिनों में ईरान जवाबी कार्रवाई करता है या नहीं। थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एयरपोर्ट के अफसरों के हवाले से बताया है कि यह फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी और इसी दौरान विमान में बम होने की धमकी मिली थी। इसके बाद थाईलैंड में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में 156 यात्री सवार थे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में घायलों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का आज दौरा किया, तबाही का दृश्य दुखद है। घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। इतने अचानक और हृदय विदारक तरीके से इतने लोगों की जान चली गई, ये शब्दों से परे है। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। हम उनका दर्द समझते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है वो आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन के उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग से मुलाकात की। विदेश सचिव ने इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए शामिल कदमों में तेजी से लाने पर सहमति जाहिर की। दोनों पक्षों ने वीजा सुविधा और मीडिया और थिंक टैंक के बीच आदान प्रदान के लिए व्यावहारिक कदम उठाने पर भी सहमति व्यक्त की। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया। पुलिस ने कहा है कि हादसे के बाद 265 शव अस्पताल पहुंचाए गए। विमान में 230 यात्री व चालक दल के 12 मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल व मेस पर गिरा और वहां भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। विमान के एक सर्वाइवर के अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि हुई है। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने एएनआई से कहा कि पुलिस को विमान के सीट नंबर 11A का एक सर्वाइवर मिला है और उन्हें भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में उस सर्वाइवर को हादसे की जगह से पैदल चलकर एम्बुलेंस की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। एयर इंडिया ने भी देर रात को पुष्टि की कि विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है और एक यात्री बच पाए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। यह दुखद घटना तब हुई जब वो अपनी पत्नी और बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया की फ्लाइट में गुरुवार को सवार होने से ठीक पहले खुशबू राजपुरोहित ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अपने पिता मदन राजपुरोहित के साथ एक आखिरी फोटो क्लिक करवाई। दोनों एक रात पहले राजस्थान के बालोतरा जिले से अहमदाबाद आए थे और खुशबू लंदन लौट रही थी। यहाँ पर कुछ महीनों से उनके पति उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस विमान हादसे में राजस्थान के 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक खुशबू भी थी। अधिकारियों ने बताया कि उसके पिता मदन अभी मेहसाना पहुंचे ही थे कि उन्हें दुर्घटना की खबर मिली। घटना के तुरंत बाद ही उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.